कि शहर को क्या मिला आपसे मेरा सवाल। मज़हब के नाम पर वोट लिए भैया ने, बोले शेख आसिम मुझको काम नहीं करने दे। मैं अभी ये सब फील्डिंग लगा रहा हूँ। मानव समाचार, मानवता के हक में। प्रदेश राष्ट्रवादी भवन में महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी पार्टी के सदर जयंत पाटिल साहब के हाथों और राष्ट्रवादी यूथ महाराष्ट्र के सदर शेख महबूब उनकी मौजूदगी में और हम सब लोगों के सामने अज्जू भाई को मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस यूथ की सदारत उन्होंने दी और कल सदारत का ऐलान वहाँ पर मुंबई में किया गया। और इसी के साथ अंसारी हासिम रॉकी उसको कारगुजार सदर मालेगांव का बनाया गया और हमारे कलेक्टर पट्टे के मनमोहन सिवाड़े उनको कारगुजार सदर बनाया गया। मैं आप लोगों की तरफ से मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम ही बुज़ुर्गों और नौजवानों की तरफ से और शहर की आवाम की तरफ से मैं अज्जू भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अब राष्ट्रवादी पार्टी की क्या सोच है और शरद पवार साहब की क्या सोच है कि शरद पवार साहब वो कौन सी ताकत उनके पास है, या जब हमको समझने की ज़रूरत है। मैं कांग्रेस पार्टी में था, आप लोग मेरे साथ थे, हमेशा आप लोगों ने साथ दिया, चाहे नगर सेवक से लेकर एमएलए तक आपका साथ रहा। उसके बावजूद भी मैंने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ। और शामिल होने के बाद में मुझको पार्टी ने सदारत भी दी, लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही क्यों शामिल हुआ, आवाम की राय क्यों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ आई, यह असल में सोचने की बात है। आज के हालात आप लोग जानते हैं, समझते हैं इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, कि हम 2014 से भुगत रहे हैं। भाजपा की सरकार को हम लोग झेल रहे हैं और वो भाजपा की सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ में एक के बाद कई काले कानून बनाती चली आ रही है। चाहे आप एनआरसी लो, और एनआरसी जो इस देश के अंदर लागू की गई, काला कानून लागू किया गया, तो उसकी जो मेन वजह है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है, वो और सिर्फ इस देश के मुसलमानों को परेशान करने का और हमसे सबूत मांगना, और सबूत नहीं रहेगा तो हम लोगों को एक ऐसी जेल के अंदर डाल देना जहां से हमको मर के निकलना है। ऐसा काला कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। आपने देखा कि कश्मीर को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। ये कभी नहीं हुआ, लेकिन अलग क्यों किया गया, खास तौर से नौजवानों को सोचने की जरूरत है। अलग इसलिए किया गया कि आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ पर वज़ीर आला मुसलमान ही रहा, और अलग होने से यानी डिवाइडेशन कर दो तो अब वज़ीर आला नहीं रहना चाहिए, ये उनकी सोच है। जहाँ पर बाहर के लोगों को
वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वहाँ घर नहीं बना सकते थे, वहाँ फार्म हाउस नहीं बना सकते थे, ना बाहर के लोग वहाँ वोट नहीं बढ़ा सकते थे। तो अब क्या करना, तो अलग कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये जुल्म हमारे साथ की, ये जुल्म हमारे ऊपर किया। उसके बाद ट्रिपल तलाक का बिल आया। एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी माँ बहनों को हमको सड़कों पर निकालना पड़ा। जो पर्दे में रहा करती थी, हमको बाहर निकालना पड़ा। सिर्फ मालेगांव में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के वो हर शहर के अंदर हमको बाहर निकालना पड़ा कि ट्रिपल तलाक जो शरीयत के अंदर मुदाखलत करने का काम, इंटरफेयर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की, रास्ते पे निकल। क्या हासिल हुआ मुझे बताओ? कुछ नहीं हुआ। इतना एहतजाज करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एनआरसी के अंदर हमने कितना एहतजाज किया तो भी कुछ नहीं हुआ। कश्मीर 2 टुकड़े कर दिए गए तो भी कुछ नहीं हमने कर पाए। उसकी वजह है सिर्फ जब तक हम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मरकज से नहीं हटा देते, जब तक हमारा कोई भी एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर कौन सा ऐसा लीडर है जो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह का मुकाबला कर सकता है या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है? 2014 से लेकर 19 तक कई लीडरान ने कोशिश की कि हम मुकाबला कर लेंगे, लेकिन मुकाबला अगर किसी ने किया तो वो शरद पवार साहब थे। 2019 के अंदर शरद पवार साहब ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को ये बता दिया कि इस महाराष्ट्र के अंदर 3 पार्टियों को एक साथ करके, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस को एक साथ करके भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम शरद पवार साहब ने किया। और चैलेंजिंग काम। सरकार 2 साल चल रही है। अगर भाजपा की सरकार होती तो मुझको बताओ आप, क्या ट्रिपल तलाक का कानून यहां नहीं लागू होता? जरूर होता, लेकिन सिर्फ सरकार शरद पवार साहब ने बनाए और 3 पार्टियों को मिलकर बनी। ये सरकार बैठी है, वजीर आला साहब जो बैठे हमारे उद्धव ठाकरे साहब, तो उनसे वादा लिया गया, एक प्रोग्राम बनाया गया कि ऐसा कोई भी काला कानून इस महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर पास नहीं किया जाएगा जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। ये वादा है 5 साल की सरकार का, और 2 साल मुकम्मल हुए और आज हम इत्मीनान से इस महाराष्ट्र के मुसलमान हैं। उसकी अगर देन है तो वो शरद पवार साहब है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। और आज एक चेहरा, अगर नरेंद्र मोदी साहब का कोई मुकाबला कर सकता, भाजपा का कोई मुकाबला कर सकता, तो पूरे मुल्क के अलग अलग रियासत के अलग अलग पार्टियों के लीडरान शरद पवार साहब को बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ियो, हम आपके साथ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। इसके लिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गया और जो मैंने यहाँ पर मजबूत करने का काम जो पार्टी को शुरू किया, तो सबसे पहले नौजवानों को आगे लाने का काम किया। 1 बूथ 11 यूथ। मालेगांव शहर के अंदर 341 बूथ सिर्फ और सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर है, रमजानपुरा वगैरह वगैरह अलग, और 341 में से 250 बूथ हमने कंप्लीट कर दिया।
यानी हर पेटी के ऊपर नौजवानों की टीम को हमने खड़ा कर दिया। और इसीलिए जहां पर हमने महिला सेल तैयार किया, हमने माइनॉरिटी सेल तैयार किया, हमने सेवा दल तैयार किया, कल यूथ तैयार हो गई, सदर मिल गए हमको, जाबिर शाह संगठित कामगार कि वो खुद अध्यक्ष है पहले से। इस तरीके से बहुत सारे अध्यक्ष बनाकर एक मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा साफ और सीधा बोलना है, मैं असेंबली इलेक्शन हारा, मुझे उसकी कोई गम नहीं है। अफसोस इस बात का कि क्या इस शहर को 2 साल में कुछ मिला क्या ओवैसी बिरादरान ने आकर तुम्हारे हाथ में रोजगार दिया क्या तुम्हारे लिए इस शहर के लिए कॉलेज बनाया क्या इस शहर के लिए हॉस्पिटल खड़ा हो गया क्या इस शहर के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उन्होंने लगा दी क्या? इस शहर को क्या मिला? आपसे मेरा सवाल है, नौजवानों से मेरा सवाल है। ये बहुत बड़ा नुकसान इस शहर की आवाम ने की, इस शहर के नौजवानों ने किया, और अब नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों पर है। हम तो दोबारा मैं तो लग गया, हमारे साथियों को लेकर, नौजवानों को लेकर मैं आगे निकल चुका, लेकिन आपका साथ बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा, मैं आपसे अभी इससे पहले भी कहा, जब आप लोग आए, मैं तकरीर मेरी चल रही थी, मेरा आप लोगों से भी सवाल है और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों से भी मेरा सवाल है, क्या कभी एमआईएम सरकार बना सकती है कि वज़ीर आला? अगर वो वज़ीर आला बना सकते तो सबसे पहला मैं उनके पीछे चलने के लिए तैयार रहूँगा। अरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 9 मुसलमान एमएलए है, सिर्फ 9, और वज़ीर आला बनने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए 145 एमएलए लगते हैं। तो हमारी सोच कहाँ है? हम किस सोच से वोट दिए? क्या सोचकर हमने वोट कर दी? 42-43 कांग्रेस के है, 55-56 एनसीपी के है, 60 के आसपास शिवसेना के, मिलकर 3 पार्टियां मिली जब सरकार बनी, और 9 मुसलमान एमएलए है, उसमें भी 3 कांग्रेस के है, 2 एनसीपी के है, 2 समाजवादी के है और 2 एमआईएम के। मुझे बताओ सरकार बन सकती क्या है? तो हमने क्या सोचकर फैसला किया? हमारी वोट कहाँ गई? हमारी वोट जाए हो गई, हमारी वोट का कुछ फायदा नहीं, सिर्फ जज्बात में। उनका मकसद था हैदराबाद के भाइयों का, जो सुपारी लेकर वो आते हैं, हर रियासत के अंदर जाते हैं कि मुसलमानों की वोट बांटो, 25, 30, 40 सीट लड़ा दो, मुसलमान की वोट बढ़ जाएगी, भाजपा निकल जाएगी और उनका माल बन जाएगा, वो चले जाएगी। बस जज्बात में हम आ जाए। मेरा यही कहना है, ठीक है, तुम तुम्हारा नहीं सोच सकते, कम से कम आने वाली नस्ल के बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह का बहुत करम रहा कि सरकार भाजपा की नहीं बैठी, और नहीं तो सरकार भाजपा की बैठती तो एनआरसी लगता, और एनआरसी लगता तो आज जो हम सुकून से बैठे हैं, हम सुकून से बैठ नहीं सकते। कोई खेड़े में जाकर, देहात में जाकर बाप दादाओं का दाखला निकालते घूमता था, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं चलेगी, और आखिरी में छुपना पड़ता था कि पुलिस आएंगी, पकड़ेंगी और डाल देंगी। तो ये तमाम ही चीज़ें हम समझते नहीं है, सोचते नहीं है। ये सोचने की अब ज़रूरत हमको है। कुर्सी आती है, चली जाती है, लेकिन कुछ एक विचार, हमारी कुछ एक सोच होना चाहिए, हमारी कोई मंजिल होना चाहिए, हमारा कोई रास्ता होना चाहिए।
कि हम कौन से रास्ते पे हमको चलना है, कौन से रास्ते पर कामयाबी है और कौन से रास्ते पर नाकामी है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हम वो सोच ही नहीं रहे। मज़हब के नाम पर वोट लिए भैया ने, आराम से बैठे हुए, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। 2 साल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए और आखिरी में 2 साल गुजरे, बोले शेख आसिम मुझको काम नहीं करने दे। मैंने कहा चलो कम से कम हार तो माने। एक एमएलए शेख आसिफ से हार तो माना। यानी आप ये समझ लो कि हमारी ताकत का अंदाज़ा सामने वाले को कितना है तो आप भी लगा लो कम से कम। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता। एमएलए मैं हूँ नहीं तो मैं क्यों जाऊँ बम्बई, मैं असेंबली में बैठता क्या, मैं मंत्रालय ज़रूर जाता, मैं मेरे अपने काम से जाता, मेरे शहर के काम से जाता, आवाम के मसाइल के लिए जाता। तुमको किसने थोड़ी रास्ता रोक के रखा है, मुलुंड चेक नाके के ऊपर थोड़ी हुआ किसी ने लगा के रखा, ब्रैकेटिंग वगैरह लगा के रखे थोड़ी हमने। नकते मामू काम नहीं करते आ तो बोलने का मतलब ये तमाम ही चीज़ें अब शहर के आवाम को समझना है। लेकिन दोस्तों मैं यकीन से बात बोल रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हमको इसलिए मजबूत करना है कि शरद पवार साहब एक ऐसा चेहरा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। मैं अभी ये सब फील्डिंग लगा रहा हूँ, नौजवानों की फील्डिंग अलग, लेडीज़ की फील्डिंग अलग, बुज़ुर्गों की फील्डिंग अलग, अलग 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 सब पूरी फील्डिंग मेरी एक टीम लग जाने दो। आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये महीना गुजर जाने दो और उसके बाद फिर आपको बड़ी बड़ी लड़ाई करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ और किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे मसाइल हल करने के लिए लड़ाई लड़ना है और उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ।